आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। न्यूज़ मैक्स पर आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़े हैं, वदूद साजिद साहब, जिनको आप अक्सर अखबारों में पढ़ते रहे हैं और उसके साथ ही आजकल आप VNI वदूद साजिद के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, जिसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है। अगर आप इनको वीडियो देखना चाहते हैं तो VNI पर जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने का मकसद ये है, वदूद साजिद साहब को जोड़ने का, कि वदूद साजिद साहब ने एक पोस्ट की थी फेसबुक पर, एक मजमून लिखा था जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको ये कहा था कि हमें आपकी ईद की बधाई स्वीकार नहीं। वदूद साहब, क्या आपत्ति है आपको अरविंद केजरीवाल की ईद की बधाई पर? जी हाँ, देखिए ऐसा है कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि हम जर्नलिस्ट आमतौर पर अपॉलिटिकल होते हैं और कोई इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, पार्टी नहीं बनते। लेकिन उसके बावजूद पिछले इलेक्शन में मैंने अरविंद केजरीवाल की हिमायत की थी, सपोर्ट किया था उनको, और उस पर मुझे कोई अभी भी रिग्रेट नहीं है। हिमायत करने का सबब सिर्फ ये था कि पूरे मुल्क में जो माहौल ख़राब कर दिया है बीजेपी ने, कम्युनलाइज कर दिया है पूरे मुल्क की सियासत को भी और जो सोशल फैब्रिक है हमारा उसको भी, तो ऐसे में ज़रूरी था कि दिल्ली में उनका रास्ता रोका जाए। बहरहाल अरविंद केजरीवाल ने रामलीला ग्राउंड में अपनी जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें उन्होंने खुद कहा था कि मैं आज से सबका चीफ मिनिस्टर हूँ, कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी, जिसने वोट दिया उसका भी, जिसने नहीं दिया उसका भी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो मुसलमानों के भी चीफ मिनिस्टर थे, और चूँकि इस मुल्क में मुसलमान माइनॉरिटी में है और माइनॉरिटी जुल्म ज़्यादती का शिकार होती आ रही है सरकार की तरफ से भी और सोसाइटी के कुछ सेक्शंस की तरफ से भी। तो ऐसे में हर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो माइनॉरिटीज़ की तरफ तवज्जो दे, तो हम भी यही आस उनसे लगाए हुए थे। मगर पिछले, अगर आप सिर्फ फरवरी यानी कि जो NRC के इशू पर पूरे मुल्क में, ख़ास तौर पर दिल्ली में शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुआ, फिर पूरी दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, उसमें उनका रोल कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन खैर उस पर मैं ना बोलना चाहता हूँ, ना मैंने उस पर लिखा। मैंने उनकी ईद की मुबारकबाद को क्यों कबूल नहीं किया, और मैं एक बात और बता देता हूँ कि इस्लाम जो है वो तो दुश्मन को भी गले लगाने के लिए कहता है। अगर दुश्मन आपको नेक ख्वाहिशात पेश करता है आपके किसी त्यौहार के मौके पर, तो इस्लाम मना करता है कि आप उसको रिफ्यूज़ करें, रिजेक्ट करें। मगर उसके बावजूद केजरीवाल की ईद की मुबारकबाद मैंने पूरे कन्विक्शन के साथ रिजेक्ट की, तो जाहिर है कि कोई बड़ी वजूहत थी। तो मैंने वो 15 वजूहत अपने मजमून में गिनवाई, जैसा कि आपने उसका जिक्र भी किया मजमून का। मैं उनको बहुत मुख्तसर करके आपको बताता हूँ कि एक तो ये कि NRC के प्रोटेस्ट के दौरान बीजेपी के लीडरों ने पूरे मुल्क में तो माहौल ख़राब किया ही, दिल्ली में सबसे ज़्यादा माहौल ख़राब किया, और उसमें कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परेश वर्मा ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगला, यानी मुसलमानों का नाम लेकर टारगेट करके जहर उगला। लेकिन केजरीवाल साहब ने उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। मैं मानता हूँ कि उनके पास पुलिस नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन उनके पास होम डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है। तो वो होम डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से एक वर्ग की एक FIR करा सकते थे। उन्होंने ये FIR नहीं कराई, और कन्हैया कुमार के ख़िलाफ़ जो गद्दारी का मुकदमा सेंट्रल गवर्नमेंट ने और पुलिस ने कर रखा है उसकी उन्होंने इजाज़त दे दी। कन्हैया कुमार से कोई बहुत ज़्यादा इसमें लेना देना था, लेकिन मैं सिर्फ अपना एक पॉइंट ये पेश करना चाहता था कि एक ताज़ा मामला का भी आप इसमें जिक्र कर सकते हैं वदूद साहब। जिस तरह से तबलीगी जमात के मामले में केजरीवाल ने LG को लिखा और FIR हुई 24 घंटे के अंदर। जी हाँ। तो देखिए कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परेश वर्मा के ख़िलाफ़ कोई शिकायत इन्होंने पुलिस में नहीं की। सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल तो सबके सामने है, वो तो अपनी पॉलिसी के मुताबिक करेंगे ही। ऐसा केजरीवाल क्यों ऐसा कर रहे थे, ये तकलीफ़ की बात है। उसके बाद ईस्ट दिल्ली का फसाद हुआ 24 फरवरी को। अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और जिनको मोदी का दायां हाथ माना जाता है, वो तक फसाद ज़दगान से मिलने आ गए, जिनसे हमें तवक्को नहीं थी। लेकिन केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे वो फसाद ज़दगान से मिलने नहीं आए, उनके ज़ख्मों पे मरहम नहीं रखा। एक IB अफसर थे अंकित शर्मा,
उनका कत्ल हो गया था। कोई तहकीक नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई रिपोर्ट जी। नहीं है अभी। लेकिन बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का एक काउंसलर है ताहिर हुसैन, उसने उसका इस कत्ल में हाथ है, जबकि ताहिर हुसैन खुद अपने बेगुनाही के सबूत पेश कर रहा है, पुलिस को बार बार फ़ोन कर रहा है कि मैं फंस गया हूँ। लेकिन केजरीवाल ने बड़ी तेज़ी के साथ ताहिर हुसैन के खिलाफ कार्रवाई की, उनको बरतरफ किया और उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। जी। अंकित शर्मा के वारिसों के लिए 1 करोड़ का केजरीवाल ने ऐलान किया, लेकिन जो दर्जनों मुसलमान मारे गए और 16 मस्जिदों का नुकसान हुआ, 4 दरगाहों का नुकसान हुआ, वो ना मस्जिदों का उन्होंने दौरा किया, ना उनके नुकसान की भरपाई की। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताता हूँ शकील साहब, कि दिल्ली वक्फ बोर्ड जो जी। सेमी ऑटोनोमस इदारा है, यानी उस पर आधा कंट्रोल सरकार का है, आधा कंट्रोल जो इलेक्टेड बोर्ड होता है उसका है। और ये दिल्ली वालों की जो है एक असेट है जी। उनका, जो पुराने दिल्ली के लोग थे, उन्होंने जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ वक्फ की थी, ये उससे चलता है। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने फसाद ज़दगान के लिए ईस्ट दिल्ली में कैंप लगाए। उस कैंप को दिल्ली सरकार ने अपने खाते में डाल लिया, लेकिन जब देखा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड जी। का चेयरमैन गैर मामूली तौर पे फसाद ज़दगान की मदद कर रहा है और 1 करोड़ का चंदा करके उनको सपोर्ट कर रहा है, तो उसको टेक्निकल ग्राउंड पे चेयरमैन को बरतरफ कर दिया। ऐसे मौके पे बरतरफ नहीं करना चाहिए था। तो ये कई चंद पॉइंट हैं जिनका मैंने जिक्र किया कि आपका ये रोल है। तो जब आपका ये रोल है तो फिर आप मुसलमानों को जी। ईद की मुबारकबाद दे के, मतलब क्या ज़रूरत है आपको मुबारकबाद देने की, मत दीजिए। और हम आपकी ईद की मुबारकबाद को अगर कबूल नहीं करेंगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। आपको मैं एक वाक़या और बताता हूँ। दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है वो दिल्ली सरकार के अफसर चलाते हैं, चेयरमैन इलेक्टेड ज़रूर है, लेकिन वहाँ जी। से जो फैसले होते हैं फिर उसको दिल्ली सरकार के अफसरान रोक देते हैं। तो छोटी छोटी जी। बातों को रोक देते हैं। 5 महीने की तनख्वाहें दिल्ली के वक्फ बोर्ड के इमामों को नहीं मिली थी। जी। मैं कहना नहीं चाहता था ये बात, लेकिन मैंने रमज़ान में इसकी कोशिश की और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी कोशिश कामयाब हुई। मैंने जी। जिन लोगों को मैं फ़ोन नहीं करना चाहता था उनको भी मैंने फ़ोन किया, रिक्वेस्ट की, और 5 महीने की तनख्वाह बमुश्किल तमाम इमामों की मिली। लेकिन केजरीवाल साहब ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैंने उनसे भी दरख्वास्त की थी। इसके अलावा दिल्ली वक्फ बोर्ड का जो जी। गैर परमानेंट स्टाफ है, जो कई दर्जन का है, उसको आज तक तनख्वाह नहीं जी। मिली, उनको भी सैलरी नहीं उनको मिली। भी सैलरी नहीं मिली। इसके अलावा जो मुस्तकिल इमाम जो या मौज़िन मुस्तकिल नहीं है, इमाम उनको नहीं तो है, उनको भी नहीं मिली है 5 महीने उनको से। भी नहीं मिली, अभी जिसका सिर्फ जो ऐलान खुद मुस्तकिल हैं केजरीवाल ने उनको, किया था। जी। जी। मैंने वही कहा कि इसका ऐलान तो आपने खुद किया था। जी। अब आप देखिए कि दिल्ली जी। में और पूरे मुल्क में कोरोना की इस वक्त महामारी है, बहरान है। तो दिल्ली में भी ये हुआ। दिल्ली में 13, 14, 15 मार्च को मरकज़ का एक इज्तिमा हुआ, और इज्तिमा के बाद, बल्कि इज्तिमा से पहले हेल्थ सेक्रेटरी कहते हैं कि कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है मुल्क में। तो तबलीगी जमात वालों ने अपना इज्तिमा कर लिया। उसके बाद जब उन्होंने दिल्ली सरकार के अफसरों से कहा कि यहाँ मेहमान फंसे हुए हैं, इनको जाने की आप इजाज़त दीजिए, पासिस इशू कीजिए, बसों का इंतज़ाम हम करते हैं, तो वो नहीं किया गया। लेकिन हर रोज़ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अपनी ब्रीफिंग में बाकायदा तबलीगी जमात का नाम लिया और कहा कि 30% केसेस तबलीगी जमात के हैं। और जो शीट दिल्ली सरकार ने बनाई थी हर दिन ब्रीफिंग की, और जो ब्रेकअप देती थी दिल्ली सरकार, उसमें एक कॉलम तबलीगी जमात का बनाया था। मैंने ये सवाल उठाया कि आपने 30% केसेस का इल्ज़ाम तबलीगी जमात पर लगाया, ठीक है, कोई ग्राउंड होगा, लेकिन जो 70% केसेस हैं वो किसने फैलाए, आपने ये नहीं बताया। तो इसका मतलब आपने इसको खुद कम्युनल कलर दिया। तो एक बीमारी, एक बहरान, एक वायरस जिसने पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, आपने उसको कम्युनल एंगल दे दिया। तो इस पर भी हमें बहुत अफसोस था। इसी तरह तबलीगी जमात के लोगों को जो 2000 के आसपास जिनकी तादाद थी, जिनमें ज़्यादातर 900 के आसपास गैर मुल्की लोग थे, उनको आइसोलेशन सेंटरों में सताया गया। उनको 1.5 महीना 2-2 महीना रखा गया। उनका आइसोलेशन पूरा हो गया, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई,
उसके बावजूद उनको छोड़ा नहीं है। उसमें भी मैंने बड़ी कोशिशें की, बहरहाल एक अलग इशू है। तो मैंने उनसे कहा कि दिल्ली में जो आपकी ये जहरीली पॉलिसी थी, उसकी वजह से क्या हुआ शकील साहब कि मुस्लिम सब्ज़ी फरोशों तक को, जो बहुत ही लोअर बैकग्राउंड के बेचारे आते हैं, उन तक को लोकेलिटीज़ में आने नहीं दिया। उनसे आधार कार्ड मांगा गया, उनको मना किया गया कि कल से हमारी कॉलोनी में मत आना। जी वदूद साहब, बिल्कुल आपने सही मामला ये सारे पॉइंट्स उठाए हैं। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं सब्जी फरोशों का मामला, जिस तरह से शुरू में कोरोना के जो केसेस आए, जब जमात का मामला खुलकर सामने आया तो तमाम चैनलों में परसेंटेज दिखाया जा रहा था, और उसकी वजह ये थी कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के जरिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ब्रीफिंग की बात करें, चाहे वो हम अरविंद केजरीवाल की ब्रीफिंग की बात करें, उसमें बाकायदा अलग से जमातियों का आंकड़ा बताया जाता था। लेकिन ज्यों ज्यों ये आंकड़ा बढ़ने लगा पूरे देश में, तो वो अलग से जो आंकड़ा बताया जाता था वो गायब हो गया, क्योंकि परसेंटेज कम होती मैंने वही सवाल उठाया कि जब तबलीगी जमात के लोग ठीक हो गए और उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव भी आ गई, यानी जो लोग टेस्ट के लिए ले जाए गए थे बल्कि पकड़े गए थे और उनको टेरराइज किया गया, उनमें से बेशतर की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, और जिनकी पॉजिटिव थी वो ठीक हो गए और वो प्लाज्मा देने के लिए लाइन उन्होंने लगा दी। तब आपने नहीं बताया कि उनका कितना परसेंटेज अब रह गया, वो परसेंटेज गायब कर दिया गया। तो ये जाहिर है कि शरारत थी और ये खन्नास था दिमाग का। तो हम फिर ऐसी खुली मुस्लिम दुश्मनी करने वाले की ईद की मुबारकबाद लेकर क्या करेंगे, इसलिए मैंने रिफ्यूज़ किया, बड़े भारी दिल के साथ किया। और ये हमारी तहजीब का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद शायद ये दिल्ली की तारीख़ में, बल्कि हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ हो कि किसी चीफ़ मिनिस्टर की ईद की मुबारकबाद किसी एक सहाफ़ी ने रिजेक्ट की हो और पूरे मुल्क ने उसको स्वाद किया हो। अल्लाह का शुक्र है, मेरा जो इक़दाम था, पूरे मुल्क में ज़्यादातर लोगों ने इसको सराहा और मेरे ख़्याल की तायद की और कहा कि हाँ, हम चीफ़ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की ईद की मुबारकबाद को कबूल नहीं करते। वदूद साहब, जिस तरह से केजरीवाल 2 जब से सरकार आई है, तो केजरीवाल के जो कुछ फैसले सामने आ रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिनका जिक्र आपने बहुत ही नुमाया तौर पर अपने मजमून में किया है और अभी आपने उसका जिक्र भी किया, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि केजरीवाल पूरी तरह से संघ की रणनीति पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, असल में क्या बताएं, हमारे यहाँ एक मजबूरी वाली बात है। यहाँ पॉलिटिकल बहरान है, पॉलिटिकल क्राइसिस है इस मुल्क में, और अब तो लीडरशिप का भी क्राइसिस हो गया है। चूँकि जो सरकार है और जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसने बुरी तरह से फेल किया है। इस वक्त तफसील में जाने का मौका नहीं, आपके सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों ने कहा कि इनका बैकग्राउंड आरएसएस का है, लेकिन चूँकि हमें एक मुतबादिल चाहिए था और हम दिल्ली में इसका एक तजर्बा कर चुके थे 2013 में, जब केजरीवाल की 49 दिन की सरकार आई, फिर 2014 में जब 5 साल की कामयाब सरकार उनकी हुई, जिसमें उन्होंने कुछ अच्छे फैसले भी किए, मसलन बिजली सस्ती की, पानी फ्री किया और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन साथ साथ में वो कम्युनल एंगल पे भी काम कर रहे थे। मिसाल के तौर पर एनआरसी के इशू पर उन्होंने कोई क्लियर अपना ख्याल जाहिर नहीं किया, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, दिन रात बैठे हुए थे, उनकी हिमायत में एक लफ्ज़ नहीं कहा, बल्कि उनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, एक मरतबा उन्होंने कह भी दिया था, तो अगली बार वो भी खामोश हो गए। और वही नहीं, उनके किसी भी मिनिस्टर ने, यहाँ तक कि उनके मुसलमान मिनिस्टर तक ने सपोर्ट नहीं किया एनआरसी के इशू को। तो लोग कह रहे थे कि इनका बैकग्राउंड भी आरएसएस का है, या आरएसएस के आदमी हैं। लेकिन चूँकि हमें एक पॉलिटिकल अल्टरनेट की ज़रूरत थी, तो लोगों के इस कहने को मुसलमान नज़रअंदाज कर रहे थे। और बहुत से सेकुलर हिंदू भी हैं जो अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो बीजेपी को रोकना चाहते थे, उन्होंने भी इनको वोट दिया। तो इनका ये रंग देखकर सिर्फ मुसलमान ही सकते में नहीं है, बल्कि जो सेकुलर हिंदू हैं वो भी सकते में है कि ये केजरीवाल का कौन सा रुख है और कौन सा ये उनका चेहरा है। तो जाहिर है कि आपने सही फरमाया कि अब तो उनके कई फैसले इस तरह के सामने आ रहे हैं। जी, तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जिस तरह से आपने कहा कि मुसलमानों के पास कोई मुतबादिल नहीं था, अब अभी तो 6 महीने हुए हैं दिल्ली के इलेक्शन को, 4.5 साल पूरे केजरीवाल के पास हैं, और जो चीज़ें सामने आ रही हैं एक के बाद एक,
चाहे वो अमानतुल्लाह खान का मामला हो, चाहे वो इमामों की तनख्वाह का मामला हो, चाहे दिल्ली फसादात का मामला हो, तबलीगी जमात का मामला हो, कहीं ना कहीं तमाम ही मामलों में अरविंद केजरीवाल का चेहरा सामने आया है और पूरी तरह से संघ की जो नीति है उस पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। शायद उसकी एक वजह यह भी है जिस तरह से देश का माहौल है और बीजेपी ने जिस तरह से माहौल बना करके एक हिंदूवादी सोच को बढ़ावा देने की कोशिश की है, तो उसका असर इनकी पार्टी पर भी नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में मुसलमान अपने आप को आपने कहाँ बहुत ही देखता है? शानदार सवाल किया। मैं इसका बहुत मुख्तसरन जवाब देना चाहता हूँ। मैंने जैसे कि शुरू में अर्ज़ किया था कि हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते, लेकिन उसके बावजूद अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि मुसलमान कोई अपनी इज्तिमाई लीडरशिप पैदा करें और और ये कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। सिखों के यहाँ है, सिख 2% है, लेकिन उनके यहाँ एक पॉलिटिकल लीडरशिप है। तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि सिख 2% है, लेकिन उनके यहाँ पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडरशिप है, और जो एक मर्तबा फ़ैसला कर देती है, चाहे वो पॉलिटिकल डिसीज़न हो या रिलीजियस डिसीज़न हो, तमाम सिख लोग यहाँ से लेकर हिंदुस्तान से लेकर कनाडा तक सब उसको मानते हैं। तो ऐसी कोई रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल मुस्लिम लीडरशिप मुसलमानों को पैदा करनी पड़ेगी और मुसलमानों को जो मसलकी इख्तिलाफात हैं उनको फरामोश करना पड़ेगा। मैं एक बात और अर्ज़ कर देता हूँ, मैं आम तौर पर इसका जिक्र नहीं करता। मुसलमानों के जो मसलकी इख्तिलाफात हैं वो बुनियादी नहीं है, फ़रोई हैं। फ़रोई इख्तिलाफात में हमेशा गुंजाइश रहती है कि आप सोशल इश्यूज़ पर इकट्ठे हो सकते हैं। तो सोशल इश्यूज़ पर, पॉलिटिकल इश्यूज़ पर आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। और कुरान की भी एक आयत है, कुल या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम। अल्लाह के रसूल को हुक्म है कि इन सब से कह दीजिए, जो ईसाई, यहूदी, सब से कह दीजिए कि आओ एक जो हमारी कॉमन ग्राउंड है कलमा, उस पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो मुसलमानों को एक कॉमन ग्राउंड पर इकट्ठा होना पड़ेगा जहां उनके सोशल और पॉलिटिकल उनकी रहनुमाई की जाए। इसके बग़ैर अब मैं मुसलमानों का हिंदुस्तान में मुस्तकबिल अच्छा नहीं देखता हूँ। वो सियासी कोई भी फ़ैसला करें, किसी भी जमात में वो रहें, कहीं भी रहें, मैं इस सिलसिले में कोई गाइडलाइन देने के हक़ में नहीं हूँ। लेकिन जो रफ्ता रफ्ता जो रह रहकर इश्यूज़ आते रहते हैं, जैसे आपने ख़ुद कहा कि अभी केजरीवाल के पास अभी 4.5 साल है और सेंटर के पास अभी 5 साल है, मोदी के पास, तो जाहिर है हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ पांव कटे हुए हैं और हमारी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, हमारी कोई रिलीजियस लीडरशिप नहीं है जो एक आवाज़ दे और हम सब उसके पीछे चले जाएं। तो मसलकी इख्तिलाफ भूलना पड़ेगा, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ पर एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और सबसे पहले एक कोई बहुत मुअस्सिर मुस्लिम आवाज़ पैदा करनी पड़ेगी। उसके लिए मेरा एक मशवरा है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई एक लीडर हो, बल्कि डिफरेंट लीडर्स का एक कंसोर्शियम या प्रेसिडेंशियम एक आप बना सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा लीडर हों। ये करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ शकील साहब कि मैं, लेकिन वदूद साहब, इसमें देखने में यह आता है जो तंजीमों के बड़े बड़े हेड्स हैं उनके अपने ज़ाती मफादात सामने आते हैं और जिसकी वजह से कई बार कुछ चीज़ों पर राय बनाने की कोशिश की जाती है, एक साथ बैठने की कोशिश की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के सियासी मफाद और पर्सनल मफादात सामने आते हैं। ये आपने बहुत ही वैलिड और पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है। मैं इस सवाल से फ़रार इख्तियार नहीं कर सकता और ये सवाल बहुत डिटेल्ड भी चाहता है, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देना फ़र्ज़ समझता हूँ। ये फ़िलवाक़े हिंदुस्तान का जो मुस्लिम अवाम है उसको हमारी रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडरशिप ने मायूस किया, चूँकि उनके अपने अपने मफादात थे, जिसको मैं वेस्टेड इंटरेस्ट कहता हूँ। ज़ाती मफादात की बुनियाद पर बहुत नुकसान हो चुका है 70 साल में। अब मैं आपसे एक चीज़ और अर्ज़ कर देता हूँ कि ये जो हमारी मुस्लिम लीडरशिप है जिसने हमें मायूस किया, अब उस लीडरशिप की भी बका का सवाल खड़ा हो गया है। एनआरसी के इशू पर जिस तरह मुसलमानों ने जगह जगह प्रोटेस्ट किए और अपनी पॉलिटिकल और रिलीजियस और सोशल लीडरशिप को दरकिनार किया, किनारे किया और उसको स्टेज पर नहीं आने दिया, इससे हमारी जो लीडरशिप है उसकी बका का सवाल भी खड़ा हो गया है। तो अगर हमारी लीडरशिप चाहती है कि वो बाकी रहे और फना ना हो तो उसको अपना रवैया बदलना पड़ेगा, एक। नंबर 2, जो अवाम है और जो अंधे अक़ीदतमंद है उन्हें अब अक़ीदतमंदी का चश्मा उतार के
अब ये अपने लीडर्स को कहना पड़ेगा कि आपने अपने ज़ाती मफादात की बुनियाद पर हमारा बहुत सौदा कर लिया, अब इनफ, अब ये हो गया, अब खुदा के लिए मुस्लिम आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कुछ काम कीजिए। मुझे यकीन है कि जब आवाम अपने लीडर्स पे दबाव डालेंगे और उनकी एक एक नकलो हरकत पे नज़र रखेंगे और अक़ीदत का चश्मा उतार कर हकीकत से काम लेंगे, तो मैं नहीं समझता कि लीडर अब कोई बहुत ज़्यादा अपने मफादात की बुनियाद पर मुसलमानों का कोई सौदा कर सकेंगे। शुक्रिया वदूद साजिद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे हमारी बात हुई और आपने जिस तरह से बहुत ही मुदल्लल अंदाज में बताया कि क्यों आपको अरविंद केजरीवाल की ईद की मुबारकबाद पसंद नहीं, स्वीकार नहीं, और उसके साथ ही बात हुई जिस तरह से मुस्लिम लीडरशिप पर बात हुई और पूरे मुद्दों पर किस तरह से अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है जब से सरकार दोबारा से बनी है और मुसलमानों को हाशिए पर लाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद। आपको हमारा ये शो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।